Okay, thank you, sir. Hello and good afternoon, students. आज हम यूनिट शुरू करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो उससे पहले मैं आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स ले लेता हूँ नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं तब तक। क्वेश्चन आंसर सेक्शन ओपन है। गुड आफ्टरनून। ये दोनों बुक्स का पीडीएफ मैंने शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, बट एक बार और कर देता हूँ। एक्चुअली बुक 1 मैंने पढ़ाई है, मैं उसी का पीडीएफ आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो बुक 2 है वो आप जो भी टीचर पढ़ाएंगे उनसे ले सकते हैं। जितना पोर्शन मैंने पढ़ाया है वो सभी इस बुक के अंदर अवेलेबल है। ये आपका एसओएल का ही स्टडी मटेरियल है, जस्ट हैव टू रीड दिस। मैंने लिंक शेयर कर दिया। दिस इज द बुक 1। जी हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में से पेपर आएगा। लास्ट क्लास में कुछ इशू हो गया था, मेरी क्लास थी बट वो कैंसिल हो गई थी। देखते हैं, वो क्लास रीस्केड्यूल हो जाएगी तो जो एक्चुअली लास्ट क्लास में होना था टॉपिक वो आज मैं पढ़ाऊंगा, बायोडाइवर्सिटी का फर्स्ट पार्ट। और जो इसके बाद वी विल ट्राई टू टॉक टू एस वेल। पता नहीं क्या इशू हुआ था, आई वॉज देयर ऑन द लैपटॉप, लेकिन किसी वजह से वो क्लास कैंसिल हो गई। कुछ टेक्निकल एरर था या क्या था, तो वो क्लास रीस्केड्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं होपफुली हम। हाँ जी, मैं अभी पीपीटीज भी शेयर कर दूंगा क्लास के एंड में। लास्ट और प्रीवियस सारी क्लासेस की मैं कर दूंगा एक बार। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हिवांशी। एसओएल के स्टडी मटेरियल से ही आएगा जो भी आएगा। और कुछ किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। वी विल स्टार्ट इन 5 मिनट्स। अच्छा, आज ना तो मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है यूट्यूब पे, छोटा सा 5 मिनट का वीडियो है, मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें दिखा रखा है कि अर्थ जो है जब स्टार्ट हुई फॉर्म होने से लेके प्रेजेंट टाइम तक, जितनी भी लाइफ इस चैप्टर से रिलेवेंट ही है वो। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। ठीक है, जिसके अंदर अर्थ के स्टार्ट होने से अब तक क्या क्या चेंजेस आए अर्थ के। ठीक है, तो मैं 5 मिनट की वीडियो आपको दिखाता हूँ, फिर वी विल डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट दैट। ब्लैक विजिबल हो रहा है क्योंकि मैंने स्क्रीन अभी ऑन कर रखी है ना, मेरा चेहरा तो आपको दिखाई दे रहा है ना। सर पीपीटी भी शेयर कर दीजिए। हाँ जी मुस्कान, मैं पीपीटी भी शेयर कर दूंगा क्लास के एंड में। अभी फिलहाल मैं आपको वो दिखाता हूँ, एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ मैं आपसे, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो वीडियो है हिस्ट्री ऑफ अर्थ, नाम है वीडियो का, हिस्ट्री ऑफ अर्थ अ पोर्ट्रेट। आप चैनल ये देख पा रहे होगे स्क्रीन पर अपनी। तो ये मैं आपके सामने प्ले करूंगा। इसमें बेसिकली क्या है कि इन्होंने अर्थ को
अर्थ कैसे फॉर्म हुई, ठीक है, उस तक दिखाया है इन्होंने। ठीक है, अर्थ कैसे फॉर्म हुई से लेके अभी। तो यहाँ पे आप देखोगे वीडियो के साइड में यहाँ पे चल रहा है टाइम। मैं वीडियो के बीच में बोलना नहीं चाहता ताकि आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट ना हो। 4540 MYA का मतलब होता है मिलियन ईयर्स अगो। इतने मिलियन ईयर्स पहले अर्थ ऐसी दिखती थी, और इसे हेडन ईयन बोलते थे। ईयन जो है वो टाइम को मेजर करने का टाइम है, जैसे हम कहते हैं ना डेकेड्स पहले या सेंचुरी पहले, से ईयंस जो है वो उससे बड़ा यूनिट होता है, सेंचुरी से भी बड़ा। ठीक है, तो मैं ये प्ले करता हूँ, फिर उसके बाद वी विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दिस।
तो आप सबने देखा इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हमारी जो अर्थ थी वो स्नोबॉल अर्थ, ओ सॉरी, लावा की फॉर्म में थी, जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई था। फिर उसके बाद अर्थ धीरे 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 कूल डाउन होना शुरू हुई। उसके बाद 4,500 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ का ये था। तो जब हम 3,350 मिलियन ईयर्स पहले का, सॉरी 3,050 मिलियन ईयर्स के आसपास जब हम आ गए थे, उसके बाद जो है अर्थ हमारी सफिशिएंटली कूल डाउन हो चुकी थी, और उसके अंदर टेम्परेचर उसके बाद 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रहता था मोस्टली। अब उसके बाद मल्टीपल एक्सटिंक्शन इवेंट्स आए, लाइफ आई अर्थ पे डिसअपियर हो गई, आई डिसअपियर हो गई। जैसे इसके अंदर बीच में 700 मिलियन ईयर्स पहले देखा होगा, अर्थ बीच में बिल्कुल वाइट हो गई थी, जिसे स्नो बॉल अर्थ कहते थे। वो एक बीच में एक्सट्रीम इवेंट था 700 मिलियन ईयर्स पहले, जहाँ पे पूरी जितनी लाइफ फॉर्म्स थी अर्थ पे सब डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि -46 डिग्री टेम्परेचर हो गया था पूरी अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर। ठीक है, तो ये ऐसे इवेंट्स आए। अब जैसे इस टाइम पे करंटली, अब इस टाइम पे लास्ट में होते होते आपने देखा कि अर्थ जो करंट फॉर्म में है वो दिखा दी उन्होंने। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, अभी एंथ्रोपोसीन कहते हैं इस एज को जो अभी चल रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, वो एक मेजर प्रॉब्लम हो रही है, जो एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट भी हो सकता है कभी फ्यूचर में, या फिर किस लेवल पे लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। ठीक है। क्लाउड में कौन सी गैस पाई जाती है? क्लाउड्स वाटर वेपर होते हैं और डिफरेंट कई सारी गैसेस होती हैं। मास एक्सटिंक्शन जो शो किया है वीडियो में, मास एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि कितने मास एक्सटिंक्शन का मतलब होता है जब अर्थ पे 50% से ज्यादा जो स्पीशीज हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक साथ मर जाते हैं। इसको मास एक्सटिंक्शन इवेंट कहा जाता है। ठीक है, कोई सा भी ऐसा इवेंट जिसके अंदर 50% से ज्यादा अर्थ पे रहने वाली स्पीशीज मर जाए उसको मास एक्सटिंक्शन इवेंट बोला जाता है। इसमें कोई वॉइस थी नहीं आदित्य सिंह, ये सिर्फ एक एनिमेशन वीडियो थी। टेट्रापॉड्स का मतलब होता है कि जो चार पैरों पे चलने वाले होते हैं। ठीक है, टेट्रापॉड्स, जैसे ह्यूमन भी चार क्या कहते हैं, हम ह्यूमन बाईपीडल है, बाईपॉड्स है। ठीक है, ये चैनल का नेम मैं बता देता हूँ आपको, चैनल नहीं, वीडियो का नाम याद कर लो। चैनल का नाम वैसे है पेलियोजू, PALEOZOO, पेलियोजू, वरना इसका इसका वीडियो का नाम है हिस्ट्री ऑफ अर्थ अ पोर्ट्रेट। ठीक है, टेलियोजू वैसे काफी अच्छा चैनल है, इसके बारे में और भी आप देख सकते हो, इसमें काफी इंटरेस्टिंग, अगर आपको इंटरेस्ट आया इस तरह की वीडियो में एंड यू वांट टू सी मोर, तो यू कैन गो टू दिस पर्टिकुलर चैनल। एनीवेज, तो हम अपनी क्लास फिलहाल आज की प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता था मैं, बेसिकली ये बताना चाह रहा था आपको कि अर्थ पे जो लाइफ फॉर्म है, बायोडाइवर्सिटी है, वो नेचुरली भी चेंज होती आई है। ठीक है, अपने आप ही बहुत सारी स्पीशीज अर्थ पर आई, बहुत सारी स्पीशीज आने के बाद डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, और नेचुरल कॉजेज से भी स्पीशीज खत्म होती हैं। लेकिन करंटली ह्यूमन सिविलाइजेशन इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है एनवायरनमेंट पे, कि हमारी जो अभी जो एक्सटिंक्शन हो रहा है ना एनिमल्स का, अभी जो एनिमल्स डिसअपियर हो रहे हैं या स्पीशीज डिस्ट्रॉय हो रही हैं या मल्टीपल एनिमल्स मारे जा रहे हैं, वो ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से। ठीक है, तो इसी चीज को नेक्स्ट लेक्चर एक्चुअली जो हमारा होगा कॉन्जर्वेशन वाला, उसमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। बाकी आज जो है जनरल बायोडाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, तो आज ये चैप्टर अभी शुरू करते हैं। हाँ जी, तो बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी है क्या, डेफिनेशन क्या है बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी का लिटरली मीन्स होता है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। पूरी अर्थ पे जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करती है उसकी डाइवर्सिटी क्या है, उसको बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। ठीक है,
यानी कि कितनी डिफरेंट टाइप की लाइफ फॉर्म्स आपकी अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं, इसको आप बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है वो वॉल्टर जी रोजन थे 1985 में, साइंटिस्ट जिन्होंने ये टर्म दी थी। ठीक है। इट इज अ कंपाउंड वर्ड, बेसिकली दो वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो मेन टर्म था वो क्या था? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो ओरिजिनली लव जॉय ने प्रपोज किया था 1980s में। ठीक है। और इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में कितनी स्पीशीज हैं, इसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोला जाता है। ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है, उसी वर्ड को कंबाइन करके कंपाउंड वर्ड बना दिया गया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से, बायोडाइवर्सिटी। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में कितनी डिफरेंट टाइप की स्पीशीज हैं, इसको बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो 3 लेवल्स पे होती है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सबसे छोटा जो लेवल है इसका, सबसे स्मॉलेस्ट लेवल है, वो जेनेटिक डाइवर्सिटी है। दूसरा जो है वो स्पीशीज डाइवर्सिटी है, और तीसरा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है। तो आइए देखते हैं क्या क्या मतलब होता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। ये इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए राइट साइड पे आप देखोगे एक फिगर बना रखी है। सबसे छोटा सर्कल जो है अंदर वाला, वो जेनेटिक डाइवर्सिटी है। उससे बड़ा सर्कल जो है, इसमें ये छोटा वाला सर्कल भी इंक्लूड हो जाएगा, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी। और सबसे बड़ा सर्कल क्या है? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो एक एक करके समझते हैं क्या है। सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है, इट इज अ वेरिएशन इन जेनेटिक मटेरियल अमंग ऑर्गेनिजम्स of a species. It is found both within as well as between populations of the species. ठीक है। तो क्या है जेनेटिक मटेरियल में डिफरेंस? जीन्स के अंदर डिफरेंस जो है जेनेटिक लेवल पे, यानी डीएनए के अंदर जो चेंजेस हैं, उसके बेसिस पे जो डाइवर्सिटी क्रिएट होती है, उसको जेनेटिक डाइवर्सिटी कहा जाता है। ये सेम पॉपुलेशन के अंदर भी ऑब्जर्व किया जाता है, और बिटवीन बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशन भी एग्जाम वो किया जाता है, एक्सपीरियंस ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वेरिएशन विद इन एंड बिटवीन पॉपुलेशंस ऑफ ह्यूमंस। ठीक है। इंसान की पॉपुलेशन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल जो एशिया में ह्यूमंस रह रहे हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं, जो अफ्रीका में रह रहे हैं, दिखने में डिफरेंट होते हैं कि नहीं होते? चाइना, जापान, थाईलैंड, ये जो नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्री हैं, ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं जितनी भी, इनके लोगों के एक पर्टिकुलर फीचर है, जैसे बहुत जनरली शॉर्ट हाइट होगी, बहुत क्लियर स्किन होगी, आंखें छोटी होंगी। ठीक है। और इंडिया के अंदर ही अगर आप देख लो, इंडिया के अंदर जैसे अगर आप जितना नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो लोगों के फेयर कॉम्प्लेक्शन है, साउथ इंडिया के अंदर देखोगे तो डार्क कॉम्प्लेक्शन है, ईस्ट इंडिया के अंदर देखोगे तो बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन है, स्मॉल आईज है। ठीक है। अफ्रीका के अंदर देखोगे तो लोग वेल बिल्ट हैं। ठीक है। मस्कुलर डेफिनेशन ज्यादा है, कॉम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा डार्क है, डार्क ब्राउन है, ऑलमोस्ट नियरली ब्लैक कॉम्प्लेक्शन है। ईस्ट यूरोप के अंदर देखोगे तो वहाँ बहुत वाइट कॉम्प्लेक्शन है, अमेरिका के अंदर देखोगे तो एक्सट्रीमली वाइट कॉम्प्लेक्शन है। ठीक है। रशिया के अंदर देखोगे एक्सट्रीमली वाइट कॉम्प्लेक्शन है, बहुत लोग लंबे हैं। अगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में देखोगे लोगों की हाइट बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो हर कंट्री के जो इंसान है, सब इंसान ही है, सबके बेसिक फीचर सेम है, लेकिन ऊपर सुपर जेनेटिक डाइवर्सिटी इसी को कहते हैं। जैसे डॉग्स की ब्रीड्स, डॉग्स देखें आपने, जैसे राइट पे फिगर भी बनी हुई है, अलग अलग डॉग की ब्रीड्स आपको पता है कितने सारे, लेब्राडोर है, पोमेरेनियन है, पग्स हैं। ठीक है। तो बहुत सारी वैरायटी, आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद ऑल काइंड्स ऑफ डॉग्स, जर्मन शेफर्ड्स हैं। तो ये इतनी सारी, सारे के सारे डॉग्स ही हैं, बेसिक फीचर सबके सेम है, लेकिन जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से अलग अलग ब्रीड्स हैं डॉग्स की। ठीक है। तो इसी को जेनेटिक डाइवर्सिटी बोला जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स में भी देख सकते हो तो बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज आती हैं राइस की, और ये जो ऑरिजा सटाइवा लिखा हुआ है राइस का साइंटिफिक नेम है। ठीक है। साइंटिफिक नेम्स आई थिंक आपने पढ़े थे, 9th क्लास में होते थे साइंटिफिक नेम्स बायो में, है ना? कि होमो सेपियंस ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होता है, मैंगो का लिखा हुआ है जैसे मैंजीफेरा इंडिका। तो राइस की वैरायटी, जब आप राइस खरीदने जाते हो, आते हैं ना अलग अलग टाइप के, सेला राइस, बासमती राइस, और ये दुनिया भर के गोल्डन राइस, और कितने सारे मैंगो की कितनी सारी वैरायटीज आती हैं। ठीक है। कि चौसा आम है, लंगड़ा आम है, दशहरी आम है, सरौली आम है, सफेदा है ना? अभी मैंगो सीजन चल रहा है, आप सबको पता होगा, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज। तो वो डिफरेंट वैरायटीज जो है मैंगो की, वो क्या है? वो जेनेटिक डाइवर्सिटी है। ठीक है। क्योंकि सारे के सारे मैंगो ही हैं। ठीक है। सारे के सारे मैंगो ही हैं, लेकिन उन्हीं के अंदर जीन्स के, उनके डीएनए में वेरिएशंस हैं, जिसकी वजह से वो थोड़े थोड़े डिफरेंट टेस्ट करते हैं, डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट कलर होता है उनका। ठीक है। सो दिस जेनेटिक डाइवर्सिटी कैन बी ऑब्जर्व्ड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बेसिकली ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक।
तो दिस वेरिएशन इज एट्रीब्यूटेड टू डिफरेंस इन द जेनेटिक मेकअप, ये मैंने बता दी बात ऑलरेडी। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो होती है, यानी डीएनए के अंदर जो डिफरेंसेस है उसकी वजह से ये वेरिएशन देखी जाती है स्पीशीज के अंदर। ठीक है, दूसरा लेवल जो है हमारा डाइवर्सिटी का, वो क्या है, वो है स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब है इट रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन अ कम्युनिटी। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में कितनी डिफरेंट टाइप की स्पीशीज प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, दो कंपोनेंट होते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी के, एक स्पीशीज रिचनेस और दूसरा स्पीशीज रिचनेस और दूसरा होता है रिलेटिव अबंडेंस। स्पीशीज रिचनेस को वैरायटी भी कह सकते हैं, यानी कि कितनी डिफरेंट टाइप की स्पीशीज हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर या एक पर्टिकुलर लैंड मास के अंदर। जैसे राइट पे फिगर बनी हुई है, तो एक जंगल के अंदर कितने डिफरेंट टाइप के एनिमल्स रहते हैं, वो हो गई स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, या कितने डिफरेंट टाइप के प्लांट हैं, तो ये स्पीशीज रिचनेस हो गई बेसिकली। अब रिलेटिव अबंडेंस का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज के कितने इंडिविजुअल्स हैं। जैसे अगर मैं कहूँ वहां पे एक जंगल के अंदर कीकर के पेड़ है, ठीक है, कीकर का पेड़, जैसे आप ये बोलते हो क्या नाम है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा या प्रोसोपिस बेसिकली बोला जाता है। ये कीकर का पेड़, कितने कीकर के पेड़ हैं एक जंगल में, तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव अबंडेंस। ठीक है, या एक जंगल के अंदर मान लो मंकीज हैं, हिरन हैं, एलिफेंट्स हैं, टाइगर्स हैं, बेयर्स हैं, तो मैं अगर पूछूं इसमें से बेयर्स कितने हैं, तो वो क्या हो जाएगी, रिलेटिव अबंडेंस। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी स्पीशीज हैं वो स्पीशीज रिचनेस होता है, और हर स्पीशीज के कितने इंडिविजुअल्स हैं वो रिलेटिव अबंडेंस होता है। ठीक है, तो आई होप यहां तक क्लियर है। स्पीशीज रिचनेस को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग इंडेक्सेस होती हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं, उन्हें डाइवर्सिटी इंडेक्स बोला जाता है। फिर है भाई इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम कितने टाइप के हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, इसको बोला जाता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। यानी कि इकोसिस्टम कैसे हो सकते हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम हो सकता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो सकता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो सकता है, वेटलैंड इकोसिस्टम हो सकता है, माउंटेन जिसे वो कहते हैं आप, व्हाट डू यू कॉल, ठंडा टुंड्रा इकोसिस्टम हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के इको, जैसे इंडिया के अंदर, इंडिया बहुत इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इंडिया में बहुत है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखो तो वहां पे क्या है, टुंड्राज हैं बेसिकली, ग्लेशियल इकोसिस्टम्स आता है कि ग्लेशियर्स हैं, बहुत बड़े ठंडे इलाके हैं। अगर आप सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया के अंदर देख लो तो डेजर्ट इकोसिस्टम है, राजस्थान पूरा का पूरा डेजर्ट, गुजरात डेजर्ट इकोसिस्टम है। अगर आप साउदर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के अंदर देखो तो रेन फॉरेस्ट हैं बहुत सारे। हिमालयन रीजन के अंदर देखो तो ग्रासलैंड्स भी हैं। ठीक है, अगर आप मध्य प्रदेश साउथ ईस्ट इंडिया में देखो तो वेटलैंड्स बहुत हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके कोस्टल इकोसिस्टम, इंडिया का पूरी जो लाइन है, साउथ लाइन जो है पूरी की पूरी, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और मेन साउथ, वो पूरा का पूरा कोस्टल इकोसिस्टम है। कोस्टल किसे कहते हैं, जो समुद्र के आसपास का इकोसिस्टम होता है। तो इंडिया के अंदर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। उसका रीजन ये है कि हमारा आधा इंडिया जो है समुद्र से जुड़ा हुआ है और आधा इंडिया हिमालयन रेंज से जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास एक्सट्रीम्स हैं, हमारे पास समुद्र भी है, हमारे पास माउंटेन्स भी हैं। तो इंडिया इज एक्सट्रीमली डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, इसके बाद इंडिया के बायोजोग्राफिक जोन्स के बारे में बात की गई। तो इंडिया में बायोजोग्राफिक जोन्स कौन से हैं? तो भाई इंडिया में टोटल मिला के कुछ 10, अच्छा चलो ये शुरू करने से पहले मैं थोड़े से क्वेश्चंस ले लेता हूँ, क्योंकि ये फिर नया टॉपिक है तो मैं एंड में ही रुक पाऊंगा इसके बाद। तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ लो पहले, अभी तक जो बताया है इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है। निकिता, एक्विफर्स बेसिकली क्या होता है, जमीन के नीचे जो पानी है ना वो एक्विफर होता है। अब दो तरह के एक्विफर हैं, कन्फाइंड और अनकन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब है उसके पानी को वो किसी आउटर सोर्स से कनेक्टेड नहीं है। अगर कन्फाइंड एक्विफर का पानी तुम्हें निकालना है तो जमीन के अंदर गड्ढा ही खोदना पड़ेगा, गहरा बोरिंग करना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि वो चारों तरफ से उसके ऊपर बेड रॉक है, रॉक है चारों तरफ, पानी का एक समझ लो कैप्सूल सा है और उसके चारों तरफ ऐसे रॉक का बेड बना हुआ है। ठीक है, और अनकन्फाइंड एक्विफर ऐसे होते हैं जिनका कोई एक वेल हो रहा होता है, वेल होता है जो बेसिकली सरफेस तक आ रहा है।
जैसे आप कभी वहां गए हो यार, आई डोंट नो, केदारनाथ वगैरह में कहीं कहीं पे देखा होगा, आप कहते हैं जमीन से नेचुरली पानी निकल रहा है। कश्मीर में भी एक जगह है ऐसी, बहुत सारी है हिमालयन रीजन के अंदर, आपको ऐसी बहुत सारी जगहें मिलेंगी जिसे कहते हैं कि जमीन के नीचे से वहां पे पानी निकल रहा है। उनको वो कहा जाता है चश्मा भी कहा जाता है। और चश्मा वो आंख पे लगाने वाला चश्मा नहीं है, ये चश्मा इसे भी कहते हैं जहाँ जमीन के नीचे से पानी निकल रहा है। हिंदी में मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, चश्मे शाही के नाम से एक्चुअली याद आ रहा है। कश्मीर में एक जगह है चश्मे शाही, बेसिकली वो मुगल्स के टाइम पे बनाया गया था, तो उसमें वहां पे एक जगह है जिसमें से जमीन के नीचे से बहुत ठंडा पानी निकल कर आ रहा है। अगर आप इस पे जाओगे ट्रैक पे, क्या नाम है इसका, खीर गंगा ट्रैक है एक, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर ही ट्रैक है खीर गंगा ट्रैक। उसके अंदर जब आप ऊपर पहुंचोगे तो वहां पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स भी कहा जाता है, सॉरी हाँ स्प्रिंग्स, जहाँ जमीन के नीचे से गर्म पानी निकल रहा है क्योंकि वहां नीचे वॉल्केनो है। ठीक है, तो ये अनकन्फाइंड एक्विफर्स होते हैं जिसका पानी उबल उबल के जमीन पे आ रहा हो, बाहर आ रहा होता है सरफेस पे, है तो जमीन के नीचे लेकिन उसका पानी बाहर भी आ रहा है। कन्फाइंड एक्विफर क्या है, जिसको रीच करने के लिए आपको जमीन में गड्ढा खोदना ही पड़ेगा। तो दिल्ली में जैसे बोरिंग का पानी अगर आप निकालते हो तो वो आप कन्फाइंड एक्विफर को रीच कर रहे हैं। अनकन्फाइंड होता तो आपको उसे गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं होती, उसका पानी नेचुरली बाहर आ रहा होता किसी न किसी वेल के थ्रू। लास्ट में वही नेचुरल रिसोर्सेज का एनर्जी वाला टॉपिक हुआ था, एनर्जी रिसोर्सेज वाला। और किसी को कुछ पूछना है? अभी जो बताया बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, तीन टाइप की डाइवर्सिटी बताइए आपको, कौन कौन सी? जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी डाइवर्सिटी क्या होती है, किसका मतलब क्या होता है। तो आई होप दिस इज क्लियर। रिलेटिव अल्फा डाइवर्सिटी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अभी। गुप्ता, अल्फा डाइवर्सिटी मतलब ऑब्वियसली वो फर्दर आप बहुत सारा डिटेल के अंदर पूछ रहे हो, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। सर प्लीज एक्सप्लेन रिलेटिव अबंडेंस अगेन। रिलेटिव अबंडेंस का बेसिकली मतलब है एक पर्टिकुलर स्पीशीज के कितने इंडिविजुअल हैं। जैसे मान लो एक जंगल के अंदर बहुत सारे जानवर रहते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है, उसमें से मैं बोलूं कि कितने हिरण रहते हैं इस जंगल में, कितने नंबर गिन के बताना है, उसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डियर। अगर मैं पूछूं इस जंगल में बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं, अगर मैं पूछूं इसमें से प्रोसोपिस के यानी कीकर के पेड़ कितने हैं, तो वो क्या हो जाएगी? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ प्रोसोपिस यानी कीकर। ठीक है, अगर मैं पूछूं उसमें एक फिश के अंदर, ओशन में बहुत सारी फिशेज हैं, उस फिशेज में से मैं पूछूं शार्क्स कितनी है बस, तो वो क्या हो जाएगी? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ शार्क्स। ठीक है, आई होप क्लियर है रिलेटिव अबंडेंस। ईवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेंड कर दूं? ओके, मैं कर देता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर में एक्चुअली ओबीई हुआ था, ओपन बुक एग्जामिनेशन हुआ था, तो मैं 2021 का ओबीई भी सेंड कर देता हूँ आपको, और उसके अलावा मैं आपको वो भी सेंड कर देता हूँ उससे पहले जो ऑफलाइन एग्जाम होते थे ना, मतलब जब तक हो रहे थे, क्योंकि पिछले 2 साल में तो ओबीई हुआ है और कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैं आपको 2021 का भी ओबीई सेंड कर देता हूँ, और उससे पहले के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी शेयर कर देता हूँ आपसे। गिव मी अ मिनट। 2021 का ओबीई है ये, जो आप, इसके अलावा मैं 2017 के पेपर्स हैं मेरे पास, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उससे ज़्यादा 18 और 19 के पेपर नहीं है, तो मैं 17 18 का और 16 17 के 2 पेपर हैं, ये शेयर कर देता हूँ आपसे अभी जो मेरे पास है। लेकिन अगर आप ढूंढोगे वेबसाइट पे आपको और भी मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो मेरे पास है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। ये जो है 2017 और 18 का पेपर है। लेकिन देखो ऐसा ही, इतना ये मत सोचना कि ज्यादा पुराना पेपर है तो इससे कोई फर्क पड़ता है, अल्टीमेटली वही सब चीजें आती हैं घुमा फिरा के। एक 16 17 का भी शेयर कर देता हूँ आपसे।
इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कितने ऑर्गेनिज्म कितने सॉरी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम्स हैं। जैसे इंडिया की इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा? इंडिया में मल्टीपल टाइप के इकोसिस्टम है। अगर आप ऊपर देखो नॉर्थ इंडिया में हिमालयन रीजन के पास तो टुंड्रा इकोसिस्टम्स हैं और ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स हैं। ठीक है। अगर आप मिडिल क्या कहते हैं सेंट्रल इंडिया में देखो तो रेन फॉरेस्ट हैं। ठीक है। सॉरी डेसिडुअस फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। अगर आप ईस्टर्न इंडिया के अंदर देखो और साउदर्न इंडिया के अंदर देखो तो रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम बेसिकली। अगर आप पूरी की पूरी साउथ वेस्ट साउथ और साउथ ईस्ट लाइन देखोगे इंडिया की जो समुद्र से लगी हुई है तो वो कोस्टल इकोसिस्टम्स है। ठीक है। तो ये इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो इकोसिस्टम्स होते हैं एक ही रीजन में, तो इंडिया के रीजन में जैसे इसलिए 5-6 टाइप के इकोसिस्टम बता दिए मैंने आपको। तो ये क्या हुई? ये इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हुई। ठीक है शिवांशी। अच्छा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है वो क्लियर हो गया। आंसर कैसे लिखा जाता है ये समझा दीजिए। बुक में होते हैं आप पूछना क्या चाह रहे हो? आप बोल रहे हो कि आंसर बुक में होते हैं और फिर समझा भी दीजिए। आंसर कैसे लिखा जाता है अगर मैं ये बता देता हूँ आपको सिंपली देखो आंसर को पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करो। जितना हो सकता है क्वेश्चंस के आंसर्स को पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अगर आपसे पूछा जा रहा है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम तो पैराग्राफ्स के अंदर मत करो। जो चीजें पैराग्राफ में भी पूछी जा रही है उन्हें फ्लो चार्ट और पॉइंट्स के भी फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। एक तो आपका आंसर बड़ा दिखता है उसे प्रॉपरली और एक्सप्लेन करने में टीचर को टाइम नहीं लगता। जब कोई टीचर जैसे मैं आंसर शीट चेक करने बैठता हूँ अगर किसी ने 2 पेज का आंसर लिखा हुआ और वो बस लाइन दर लाइन लिखता चला जा रहा है तो मुझे देखते ही ऐसा लगेगा कि क्या बोरिंग चीज है, वैसे कौन पढ़ेगा बैठ के पूरे को। ठीक है। तो मैं पढ़ूंगा ऊपर ऊपर से, लेकिन अगर आपने पॉइंटर्स में लिखा हुआ है तो एकदम टीचर को क्लियरली समझ में आएगा कि आप क्या समझाना चाह रहे हो। ठीक है। उसका मन करेगा आपको फुल मार्क्स देने का। अगर एक तो आप जब भी पैसेज में लिख पाओगे तो आप खुद भी पूरा आंसर नहीं लिख पाओगे। अगर आप पॉइंट्स में लिखोगे तो आंसर ढंग से एक्सप्लेन होता है। आपको ना देखो कोई भी आंसर ये जनरल याद रखो ये सिर्फ इन्वायरमेंट साइंस के लिए नहीं है आपके लिए लॉजिक। ये किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट का पेपर आप लिखना चाह रहे हो। न्यूमेरिकल ऑब्वियसली आप बीकॉम के स्टूडेंट हो तो आपको अकाउंटिंग के तो जो पेपर लिखने का तरीका होता है वो अकाउंट्स का टीचर ही बेटर बता पाएगा। वो मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि कैसे लिखा जाता है अकाउंट्स का पेपर अच्छे तरीके से। लेकिन कोई भी थ्योरी पेपर लिखना चाह रहे हो इकोनॉमिक्स अगर आपके पास है फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टडीज अगर आपके पास है इसका पेपर अगर आप लिखना चाह रहे हो ना ईवीएस है कोई सा भी इंग्लिश का पेपर आप लिखना चाह रहे हो तुम्हें पेपर ऐसे लिखना है ये मान के लिखना है कि टीचर जो है ना उसको कुछ नहीं आता, मैं उसे समझाने जा रहा हूँ। तुम ये सोचो अगर मैं अभी बीकॉम में हूँ। ठीक है। मेरा छोटा भाई बहन या दोस्त कोई अगले साल बीकॉम में आएगा। मैं चाहता हूँ वो मेरे लिखे हुए को पढ़ के समझ जाए, उसे किसी टीचर की जरूरत ना पड़े, मैं ऐसे लिखूं कि वो पढ़े और उसे समझ में आ जाए टॉपिक। तो आपको ऐसे लिखना है अपना आंसर हमेशा याद रखो। नोट्स भी ऐसे ही बनाओ और आंसर भी ऐसे लिखो। आपको ये सोच के लिखना है कि ये इंसान पढ़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करते हो ना किसी भी पेपर के लिए अगर प्रैक्टिस करते हो आप आंसर लिखो और किसी छोटे भाई बहन को पढ़ाओ या जो वो टॉपिक नहीं जानता उसे पढ़ाओ, उसे पूछो, उसके दिखा के बताओ, उसे दिखाओ और उससे पूछो कि बताओ मुझे तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो मैंने आंसर लिखा क्या तुम्हें इससे समझ में आ गया कि क्या क्वेश्चन का आंसर है? अगर उसने वो टॉपिक नहीं भी पढ़ा और उसको समझ में आ गया तो उससे बेटर आंसर नहीं है। और उस आंसर पे 100% फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है। ये हर सब्जेक्ट के लिए रूल है। हाँ जी 10 ईयर्स बिल्कुल काफी है 10 ईयर्स से, लेकिन 10 ईयर जो किंग चैंपियन वगैरह की है जिसकी भी सतीश की या जिस भी ब्रांड की आप लेते हो किंग चैंपियन या कोई भी लेते हो इसके आंसर्स देखो कौन लिखते हैं मुझे नहीं पता टीचर्स, लेकिन इसके आंसर बिल्कुल अच्छे नहीं होते। तो आप क्वेश्चन 10 ईयर खरीद रहे हो अगर तो 10 ईयर के क्वेश्चन जरूर देख लो बट आंसर जो है उसके मैच करके देखो अपनी एसओएल के सपोर्ट मटेरियल से। ठीक है। आंसर को एसओएल के सपोर्ट मटेरियल से लिखने याद करने की कोशिश करो। किंग चैंपियन या सतीश या वॉट एवर बुक दैट यू यूज फॉर 10 ईयर प्लीज डोंट राइट द आंसर्स फ्रॉम दैट। ठीक है। जनरली सारे आंसर खराब नहीं होते लेकिन जनरली उसके आंसर बहुत खराब होते हैं। तो उस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और ये मैं एक सब्जेक्ट के लिए नहीं कह रहा मैं ये सब सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। ये सिर्फ ईवीएस के लिए नहीं बोल रहा मैं, सभी सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप किंग चैंपियन या सतीश या किसी भी से भी पढ़ के आ रहे हो तो आई कैन गारंटी यू विल नेवर गेट गुड मार्क्स। आपको मार्क्स जरूर मिल जाएंगे, पास जरूर हो जाओगे, 10 ईयर से क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल आते हैं, लेकिन आप कभी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे उन किताबों से पढ़ के सिर्फ।
या आपके कनेक्शन में कोई इशू होगा। शिवदास की भी देखो, कोई भी शिवदास रिलेटिवली बेटर ऑथर है, तो आई थिंक शिवदास की बुक्स थोड़ी बेटर होंगी। मैंने देखी नहीं है एक्चुअली शिवदास की भी अगर कोई बुक आ रही है ईवीएस की, आपके लिए एसओएल के लिए आ रही है तो मुझे पता नहीं, लेकिन शिवदास फिर भी बेटर ऑथर है। एक बार खुद भी देखो, जो भी किताब खरीदोगे अपने आप एक बार एसओएल के सपोर्ट मटेरियल से उसके आंसर्स को मैच करके देखो। ठीक है, जो एसओएल के सपोर्ट मटेरियल में लिखा हुआ है क्या उसी तरीके से उन्होंने लिख रखा है, मतलब आंसर प्रॉपरली डिटेल्ड है कि नहीं है, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। और पूरी बुक मैच करने की जरूरत नहीं है, आप कोई एक चैप्टर मैच करके देख लीजिए, दो चार क्वेश्चन मैच करके देख लो, आपको पता लग जाएगा लेवल कितना है। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको अच्छी खासी नॉलेज है अब तक, तो आप समझ सकते हो खुद। ठीक है, अगर आपको लग रहा है शिवदास के आंसर कंपेरेबल हैं आपके स्टडी मटेरियल से, सपोर्ट मटेरियल में जो कंटेंट लिखा हुआ है और शिवदास के आंसर्स में कंपेरेबिलिटी है, तो डेफिनेटली शिवदास से याद करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पीपीटी पे एक बार वापस जा रहे हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं जो टॉपिक है हमारा। तो बायोजोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया क्या है? तो इंडिया में कुछ टोटल 10 बायोजोग्राफिक जोन्स हैं। सबसे ऊपर है हिमालयाज। ठीक है, तो अपर गैंगेटिक प्लेन्स जितने हैं हिमालयाज, ये आ गए। जो टॉप रीजन है बेसिकली कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और नेपाल के आसपास का कुछ रीजन, ये हिमालयाज के अंदर आता है। ठीक है, ये जो लाइट ब्लू कलर से दिखा रखा है ये क्या है? हिमालयाज। उसके बाद है अपर गैंगेटिक प्लेन्स, यानी गंगा रिवर के ऊपर के जो प्लेन्स है ना, ये गंगा रिवर यहाँ से जाती है, तो अपर गैंगेटिक प्लेन्स ये पर्पल कलर से दिखा रखा है। फिर लोअर गैंगेटिक प्लेन्स ये आ गए, ये रीजन जो है। ठीक है, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट, ये जो पूरा रीजन है दिस इज कंसिडर्ड एज नॉर्थ ईस्ट। ये जो ब्लू है कोस्ट कौन से, यहाँ से इंडिया का देखो साउथ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक इंडिया के वेस्ट से लेके चलना शुरू करो और साउथ से होते हुए ईस्ट तक जाओ पूरा, तो ये पूरा इलाका समुद्र के किनारे है, इसको कहते हैं कोस्टल रीजन। ठीक है, इसे कहते हैं कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। तो ये एक बायोजोग्राफिक जोन है। दक्कन या सेंट्रल ईस्टर्न ईस्टर्न हाईलैंड्स या छोटा नागपुर जिसे कहते हैं, वो ये रीजन है। ये ऑरेंज से जो दिखा रखे हैं बीच के अंदर दक्कन रीजन और ये सब। ठीक है, तो दक्कन साउथ जो है फिर वो ये रीजन आ जाएगा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश और ये सब, तमिलनाडु कर्नाटका। वेस्टर्न घाट्स ये रीजन है, ये ग्रीन रीजन जो है ना, साउथ वेस्टर्न इंडिया जो है जितना भी, ये जो ग्रीन रीजन है पूरा साउथ वेस्ट में, इसको वेस्टर्न घाट्स बोला जाता है। ये सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है पूरी इंडिया के, ग्रीन कलर से इसलिए इन्हें दिखाया गया है। और इंडिया की हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी जो है वो यहाँ पर है। सबसे बड़े ये वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के अंदर आते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स किन्हें कहते हैं? ऐसे रीजन्स जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो कंपेयर टू एनी अदर प्लेस। तो वेस्टर्न घाट्स दुनिया के वन ऑफ द मेजर हॉटस्पॉट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर हैं सेमी एरिड रीजन्स, तो ये सेमी ऑरेंज कलर से जो दिखा रखे हैं मिडिल इंडिया में, सेमी एरिड रीजन है, यानी पार्शली ड्राई रीजन है, कंप्लीटली ड्राई नहीं है। और सबसे लेफ्ट पे येलो कलर से जो दिखा रखा है जो राजस्थान और गुजरात है, बेसिकली वो डेजर्ट है, पूरा थार डेजर्ट के अंदर आएगा। ठीक है, गुजरात पूरा नहीं एक्चुअली, सम पार्ट ऑफ गुजरात एंड मोस्ट ऑफ द राजस्थान वो थार डेजर्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बायोजियोग्राफिक जोन है। वैसे कहते किसे हैं बायोजियोग्राफिक जोन? तो बायोजियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज एंड इकोसिस्टम्स इन ज्योग्राफिकल स्पेस एंड जियोलॉजिकल टाइम, organisms and the biological communities are of and biological communities often. So basically biography क्या है कि it is a study of distribution of biological species, various biological species का distribution की study को ये कहते हैं बायोजियोग्राफिक जोन कहता है। ठीक है, बायोलॉजिकल स्पीशीज और इकोसिस्टम, इकोसिस्टम्स के डिस्ट्रीब्यूशन को ओवर अ पर्टिकुलर एरिया, उसको बायोजियोग्राफिक जोन बोला जाता है। ठीक है, इंडिया में जैसे मैंने बताया 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं, इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। ठीक है, वापस चले जाता हूँ, हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज, ये दो आ जाते हैं। सबसे पहले बायोजियोग्राफिक जोन्स के अंदर सबसे पहला बायोजियोग्राफिक जोन क्या दे रखा है? ट्रांस हिमालय।
ट्रांस हिमालय जो है वो किस रीजन के अंदर लाई करता है, और वहां पर मिलने वाले मेन प्लांट्स कौन से हैं और मेन एनिमल्स कौन से हैं। फ्लोरा एंड फौना जो लिखा हुआ है, फ्लोरा का मतलब होता क्या है, फ्लोरा का मतलब है वहां पे कौन कौन से प्लांट्स मिलते हैं, फौना का मतलब होता है कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं। तो ट्रांस हिमालय जो है उसके अंदर कौन कौन से ट्रांस हिमालय के अंदर सबसे पहले लद्दाख माउंटेन्स आएंगे, ठीक है, तिब्बतन प्लाटो आएगा या सिक्किम प्लाटो आएगा। यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स मिलते हैं, यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट मेनली है, क्या ये हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट है जहाँ पे बहुत कम ट्रीलेस वेजिटेशन होती है। एल्पाइन स्टेपेज प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, एल्पाइन हर्बेशियस फॉर्मेशंस होंगी, ठीक है। तो उसके अलावा कौन कौन से एनिमल्स हैं यहाँ पे, वाइल्ड यैक, एस, गजेल, फोर हॉर्न्ड एंटेलोप, स्नो लेपर्ड, टिबेटन वोल्फ, लेसर कैट, फॉक्स, मार्बल पोल कैट, रॉयल पीका, हिमालयन मार्मोट, ब्लैक नेकेड क्रेन। तो आप देखना चाहते हो तो ये आप सब सर्च करके यूट्यूब पे इनके या गूगल पे नाम देख सकते हो कौन से एनिमल कैसे दिखते हैं। अगर आपने इनमें से किसी के नाम नहीं सुने हैं पहले से तो यू कैन ऑलवेज सर्च ऑन गूगल एंड लुक फॉर इट, कैसे एनिमल्स दिखते हैं। तो ये यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना है। उसके बाद द हिमालय, ट्रांस हिमालय। और हिमालय क्या है, हिमालय जो है वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हिमालय को बोलते हैं, या वेस्ट हिमालय, सेंट्रल हिमालय और ईस्ट हिमालय को बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ वेट फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कंप्लीट डेजर्ट नहीं है, ठीक। जैसे लद्दाख से जैसे ही नीचे आ जाओगे ना आप, तो वहां से तिब्बत से, लद्दाख से और सिक्किम से नीचे जब आ जाओगे तो फिर ये थोड़ा सा ग्रीन पहाड़ शुरू हो जाते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, ये बिल्कुल ड्राई पहाड़ हैं, डेजर्ट वाले पहाड़ हैं। अगर लद्दाख के अंदर जाओगे, जैसे आप कश्मीर से या मनाली से मान लो लद्दाख जा रहे हो, दो तरीके हैं लद्दाख जाने के, कि कश्मीर से जा सकते हैं या मनाली से जा सकते हैं। जब आप जाना शुरू करोगे ना तो रास्ते में आपको पहले क्या दिखेगा, ग्रीनरी दिखाई देगी, सारे पहाड़ जो है वो फॉरेस्ट से कवर्ड होंगे, जंगल होंगे, उनके ऊपर डेंस अच्छी खासी ग्रीनरी दिखाई देगी। सडनली क्या होगा, एकदम से सडन होता है ये, एक आखिरी पहाड़ आता है ग्रीनरी वाला, और उसके बाद सडनली ये डेजर्ट वाले पहाड़ शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल बैरन, जो कंप्लीटली बैरन, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल ग्रास ऑन इट, या बहुत इतने छोटे प्लांट हैं कि दूर से दिखाई ही नहीं दे रहे हैं वो, ठीक है। तो बिल्कुल बैरन माउंटेन्स आना शुरू हो जाते हैं। तो वो ट्रांस हिमालय शुरू हो गया, आप समझ लो, वहां से जहां से आपको वो पहाड़ दिखना शुरू हुआ वहीं से ट्रांस हिमालय शुरू हो गया। उससे पहले जहां तक ग्रीन पहाड़ दिख रहे हैं आपको, वो सब क्या है, वो हिमालय है, ठीक है। यहाँ पे ड्राई फॉरेस्ट भी होंगे, सब ट्रॉपिकल मिक्स्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी होंगे, मॉइस्ट टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी होंगे। अब ये सब चीजें क्या होती हैं, ये आप डिटेल में पढ़ सकते हो, इतना डिटेल में आपको जाने की, इन्वायरमेंट आपका सब्जेक्ट जो है, अगर आप इकोलॉजी एज अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते तब आपको इसे डिटेल में जाने की जरूरत है, तो इससे ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर दीज वर्ड्स, इफ यू वांट टू नो अ लिटिल तो आप सर्च कर सकते हो इसके बारे में थोड़ा सा, जस्ट रीड 1 or 2 लाइंस कि ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट का मतलब और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है बेसिकली, ठीक है। बट यू डोंट हैव टू रियली नो वेरी मच इन डिटेल अबाउट दिस, ठीक है। अल्पाइन स्क्रब्स क्या होते हैं, यहाँ पे कौन से एनिमल्स हैं, टिबेटन एस, सिक्किम स्टैग, हिमालयन मस्क डियर, सांबर तार, बहरल बैक्स, मिशमी, तनकिन, सन बेयर, वाइल्ड बोर, गिब्बन, रेड पांडास। तो ये सभी एनिमल्स हिमालयस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद तीसरा जो बायोजोग्राफिक जोन है इंडिया में, वो है द इंडियन डेजर्ट, बेसिकली थार डेजर्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो थार डेजर्ट आ जाएगा, और कच्छ, कच्छ कहाँ है, गुजरात के अंदर है, ठीक है। तो ये दो जो है इंडियन डेजर्ट्स में आ जाएंगे। यहाँ पे वेजिटेशन कैसा है, थॉर्न स्क्रब वेजिटेशन है। थॉर्न यानी कांटे वाले प्लांट होते हैं, छोटे छोटे, स्क्रब मतलब बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं। अ, कुछ प्लांट्स के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा ग्रासेस होती हैं थोड़ी बहुत। एनिमल्स यहाँ पे भी वाइल्ड लाइफ डेजर्ट फॉक्स, इंडियन डेजर्ट कैट, हॉर्नब्रा मस्टर्ड, सैंड ग्रूस, चिंकारा, ब्लैक बक, वुल्फ, कैरकल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फ्लेमिंगोज, ये सब इंडियन डेजर्ट के अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स हैं। फोर्थ क्या है, सेमी एरिड रीजन। सेमी एरिड रीजन यानी कि ये ड्राई रीजन है लेकिन डेजर्ट जितने ड्राई नहीं है, रिलेटिवली थोड़ा बहुत यहाँ पे पानी है जिसकी वजह से ग्रीनरी है, लेकिन इट इज नॉट अ लश ग्रीन रीजन। तो यहाँ पर आपका पंजाब प्लेन्स आ जाएंगे, गुजरात आ जाएगा, राजपूताना आ जाएगा। तो ये दिल्ली भी सॉर्ट ऑफ एक्चुअली इसी सेमी एरिड रीजन के अंदर ही लाई करता है। तो दिल्ली इज ऑल्सो सेमी एरिड। तो यहाँ पे ग्रासलैंड्स होंगे बेसिकली,
ठीक है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट भी होंगे। और एनिमल्स अगर देखो तो यहाँ पर ब्लैक बक, ब्लैक बक, नील गाय, गजेल, लायन, चीता, कैरकैल, जैकाल, वोल्फ, ये सब एनिमल्स यहाँ पे जनरली ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो यहाँ रेनफॉल होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता, डेजर्ट के अंदर बहुत ही कम होगा, यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है। ठीक है, इसके बाद अगले जो पांचवा जो हमारा बायोजोग्राफिक जोन है वो है द वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट जैसा कि मैंने बताया, वापस जाके एक बार दिखा देता हूँ आपको स्लाइड में। इसके अंदर क्या बताया था, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में देखो, ये नीचे की तरफ देखो लेफ्ट साइड पे मैप में, ये जहां मैं आपको एरो पॉइंट कर रहा हूँ, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है ना आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक, महाराष्ट्र से शुरू होती है, महाराष्ट्र के नीचे से, और बिल्कुल यहाँ तक जाती है, साउथ, बिल्कुल साउथ इंडिया के लोवेस्ट पॉइंट तक जाती है। ठीक है, ये जो पूरा रीजन है इसे वेस्टर्न घाट्स बोला जाता है। तो वेस्टर्न घाट इंडिया का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यहाँ पे हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, इवन अराउंड द वर्ल्ड भी इसको वन ऑफ द बिगेस्ट हॉटस्पॉट बोला जाता है। तो इसमें मालाबार प्लेन्स और वेस्टर्न घाट माउंटेन्स हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप में से कोई भी ट्रिप करने का शौक रखता है और आगे आपका कोई शौक डेवलप होता है, वेस्टर्न घाट्स का ट्रिप जरूर करना चाहिए आपको। दैट इज जहाँ पे, और यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो टूरिस्ट स्पॉट है सिर्फ गोवा चलेगा यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे लोग वेस्टर्न घाट क्या बोलते हैं, गोवा चलेगा उसको वेस्टर्न घाट जाना बोलते थे। यू शुड ट्रैवल इफ यू गेट टाइम इन योर लाइफ एवर, कभी लंबी ट्रिप करने का प्लान हो तो पुणे से शुरू करके पूरा साउथ इंडिया तक घूम कर आओ। ठीक है, एंड गो थ्रू दिस वेस्टर्न घाट फॉरेस्ट के थ्रू घूमते हुए जाओ, जहाँ जहाँ पे भी जा सकते हो। इट इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट ब्यूटिफुल साइट्स इन इंडिया। अगर माउंटेन्स के अलावा अगर आपको कुछ देखना है, माउंटेन्स आपको पसंद है, बिल्कुल होते हैं, बहुत सारे लोगों को पसंद होते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर माउंटेन्स, तो इंडिया में जनरली दिल्ली के लोग माउंटेन्स ही जाते हैं ना, क्योंकि पास है हमारे। हम ओशंस के आसपास, जनरली ओशन है ही नहीं कोई दिल्ली के आसपास, तो जाना भी थोड़ा मुश्किल होता है उस ट्रिप में। अनफॉर्चुनेटली मैं भी अब तक नहीं कर पाया हूँ, बट आई एम प्लानिंग माई सेल्फ टू गो टू वेस्टर्न घाट ट्रिप। तो होपफुली आई विल बी एबल टू डू इट दिस ईयर, but you should definitely see it. Some of my friends have gone there and they've shown me pictures. So that is what has attracted me to it. इतनी rich biodiversity, इतनी खूबसूरत जगह। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे कॉमनली मिलते हैं। ठीक है, और उसके अलावा टेम्परेट मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी हैं, टेम्परेट ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट भी हैं, शोलास भी हैं, हाई ऑल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स भी हैं, ड्राई स्क्रब यानी कि माउंटेन्स भी हैं यहाँ थोड़े बहुत, अगर आप देखोगे तो बहुत हाई माउंटेन्स नहीं है लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स हैं। शोलास भी ग्रासलैंड्स को ही बोला जाता है, एक बार पढ़ के देखना व्हाट इज अ शोला। द ड्राई स्क्रब वेजिटेशन, सम एंडेमिक ट्री स्पीशीज हैं यहाँ पर, जैसे इस जोन के अंदर। एंडेमिक का मतलब क्या होता है, ऐसी ट्री स्पीशीज जो सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन के अंदर मिलती हैं और कहीं नहीं मिलती पूरी दुनिया में। एंडेमिक ट्री स्पीशीज का मतलब यही है, ऐसी एंडेमिक, कोई भी एंडेमिक स्पीशीज हो, एंडेमिक स्पीशीज का मतलब होता है वो उसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर मिलती है और कहीं नहीं मिलती पूरी दुनिया में, उसे एंडेमिक बोला जाता है। ठीक है, वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, प्लांट, सीरियल्स एंड मिलेट्स। इसके अलावा यहाँ पर एनिमल्स कौन से हैं, टाइगर है, लेपर्ड है, डोल, स्लॉथ बेयर, इंडियन एलिफेंट, गौर, नीलगिरी, लंगूर, लायन टेल मकाक। ठीक है, स्पाइनी डॉर्माउस, ग्रिजल्ड जायंट स्क्विरल, मालाबार सिवेट, रस्टी स्पॉटेड कैट, नीलगिरी तार, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल। तो ये सभी एनिमल्स हैं। ठीक है, इनमें से जिनके नाम आपको नए लग रहे हैं, आपने नहीं सुना, प्लीज गो अहेड एंड सर्च इट ऑन गूगल। अगर आपको क्लास में कुछ ऐसा होता है कि आपको समझना है ऑन स्पॉट ही, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। प्रेजेंटेशन मैं नेक्स्ट क्लास के बाद शेयर करूंगा कि ये कंप्लीट नहीं है अभी, इसके अंदर सेकंड क्लास भी जब पढ़ा दूंगा उसके बाद कंप्लीट प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, आदि मतलब क्लास जब चैप्टर पूरा होगा उसी के बाद प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा। उसके बाद डेक्कन पेनिनसुला क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स। अगर छठा जो बायोजियोग्राफिक जोन है इंडिया के अंदर वो क्या है, डेक्कन पेनिनसुला। तो डेक्कन पेनिनसुला क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स, यानी सेंट्रल इंडिया के अंदर जो पहाड़ है बेसिकली। ठीक है, छोटा नागपुर, ईस्टर्न हाईलैंड, सेंट्रल प्लेटो, डेक्कन प्लेटो, ये सब जो है डेक्कन पेनिनसुला के अंदर आता है। यहाँ पे डेसिडुअस, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है,
जहाँ सम ड्राई थॉर्न स्क्रब्स हैं, टुवर्ड्स वेस्ट एंड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, इम्पॉर्टेंट प्लांट स्पीशीज जो है इस जोन के वो कौन से हैं? हार्डविकिया, ठीक है, बहुत सारे प्लांट स्पीशीज हैं, आई एम नॉट गोना प्रोनाउंस देयर नेम्स नाउ। टाइगर, चीतल, सांबर, नीलगाय, चाउसिंगा, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो, हर्ड ग्राउंड स्वाम्प, डियर, घड़ियाल, रस्टी स्पॉटेड कैट, वुल्फ, ये सभी एनिमल्स हैं यहाँ, ठीक है। तो ये डक्कन पेनिनसुला के अंदर आ जाएगा। उसके बाद गैंगेटिक प्लेन्स कौन से हैं? तो गैंगेटिक प्लेन क्या है? गंगा के किनारे की जो जमीन है ना पूरी, उसे गैंगेटिक प्लेन्स कहा जाता है, ठीक है। जहां जहां जिस रीजन से गंगा फ्लो कर रही है उसके ऊपर का रीजन जो है, अपर गैंग दो है, अपर गैंगेटिक प्लेन है, लोअर गैंगेटिक प्लेन है। अपर गैंगेटिक प्लेन यानी कि गंगा जहाँ फ्लो कर रही है, गंगा के नॉर्थ में जो रीजन है और गंगा के साउथ में जो रीजन है वो लोअर गैंगेटिक प्लेन्स हो जाएंगे। अपर गैंगेटिक प्लेन्स हो जाएगा गंगा के नॉर्थ में, और लोअर गैंगेटिक प्लेन्स हो जाएगा गंगा के साउथ में, ठीक है। तो यहाँ पे साल फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है जो फुट हिमालयन फुट हिल्स के ऊपर होते हैं, और मिक्स ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है इंडियन प्लेन्स के अंदर। एक मैं चीज़ कहूँगा, अगर जिंदगी में आपको कभी भी ट्रैवल करने का चांस मिले, यू शुड डेफिनेटली डू इट, ठीक है। ये एक बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस है हर इंसान के लिए, व्हेन यू विल सी कि कितनी डाइवर्सिटी है और क्या क्या है इंडिया में। अगर आप एक शहर के अंदर रह रहे हो तो यू डोंट सी अलॉट। अगर आपको लाइफ में मौका मिले, इफ यू गेट इनफ मनी, इफ यू गेट अ गुड जॉब, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा सब छोड़ छाड़ के सिर्फ घूमने निकल जाओ, पहले करियर बनाना बहुत जरूरी है, बट इफ यू गेट अ चांस इन लाइफ, ये दिल्ली में घूम के क्लब्स में, पब्स में, रेस्टोरेंट में पैसा उड़ाने से बेटर है गो ट्रैवल अक्रॉस इंडिया, ठीक है। इफ यू गेट इनफ मनी, ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। पहले तो इंडिया में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है देखने के लिए, ठीक है। आपको लिटरली सालों लग जाएंगे इंडिया को ही कंप्लीटली अच्छे से देखने में, और उसके बाद भी आपको लगेगा कि आप अभी भी कुछ चीज़ें मिस आउट कर रहे हो। बट इफ़ यू गेट अ चांस, इफ़ यू आर एबल टू मेक इनफ मनी इन योर लाइफ, देन आई वुड सजेस्ट की ट्रैवल एंड सी द वर्ल्ड, ठीक है। एनीवेज, नील गाय, गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर शोला फॉरेस्ट है, हिमालयन ये बता हिमालयन फुट हिल्स पे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है प्लेन्स पर। उसके अलावा ब्लैक बक, चिंकारा, स्वाम्प डियर, हॉक डियर, राइनो, बंगाल फ्लोरिकन, हिस्पिड हेयर, सांबर, चीतल, ये सभी जो है यहाँ पर नॉर्मली ये एनिमल्स यहाँ मिलते हैं, सॉरी। अलावा तीन और रीजन, जो कि 10 मैंने टोटल बताए थे आपको, 10 रीजन से, तो आठवां रीजन जो है बायोजोग्राफिक जोन जो है वो क्या है? द कोस्ट। तो ये मैंने आपको जैसे बता दिया, कोस्ट क्या है? कोस्ट जो इंडिया का ईस्ट से लेके वेस्ट तक, साउथ पार्ट को अगर इंडिया कवर कर दो, जितना इलाका इंडिया का, जितनी रीजन समुद्र के किनारे है, उस सबको कोस्ट बोलते हैं। तो इंडिया का वेस्ट कोस्ट हो गया, ईस्ट कोस्ट हो गया, और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप नीचे वाला एरिया हो गया, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर जो समुद्र के किनारे के जितने भी जंगल होते हैं उनको मैंग्रोव्स कहा जाता है, ठीक है। जो एस्ट मैंग्रोव्स कहा जाता है, और जो समुद्र के किनारे जो पानी होता है बिल्कुल ही, उसको एस्चुरीज बोला जाता है, ठीक है। मतलब वहां पे क्या होता है, एस्चुरीज पढ़ना क्या क्रिएट हो जाती है, जब वाटर वाला चैप्टर आएगा आपका, एस्चुरीज आपको एक्सप्लेन करेंगे जो नेक्स्ट टीचर जो भी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। एस्चुरीज या डेल्टास सैंड बीचेस बन जाते हैं विद डिस्टिंक्टिव प्लांट कम्युनिटीज लाइक दिस कैजुरीना, कैलोफाइलम पैंडनूस, रेस्ड कोरल एंड रॉकी कोस्ट लाइन होती है, एंड द मरीन एंजियोस्पर्म पास्चर्स। उसके अलावा डंग डोंग, हम्पबैक डॉल्फिन, सी वाटर क्रोकोडाइल, बाटागुर, बास्का टर्टल, ह्यूज सॉफ्ट शेल एस्टराइन टर्टल, ये सब एनिमल्स कोस्टल रीजन्स के अंदर, मरीन एनिमल्स बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया है अगला जो जोन है आपका, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जोन क्या है? ये ब्रह्मपुत्र वैली के अंदर आता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या आ जाएंगे? सारे आसाम और ये जितनी 7 सिस्टर स्टेट्स जिनको बोला जाता है ना, वो सारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर आ जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र वैली और नॉर्थ ईस्ट हिल्स, इन दो रीजन्स के अंदर बायोजोग्राफिकली इनको डिवाइड किया गया है। यहाँ पे रोडोडेंड्रॉन्स जो होते हैं, और बैम्बू होते हैं, और ऑर्किड्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा राइनोसेरॉस, तो राइनोसेरॉस ये याद रखना एक कैरेक्टरिस्टिक एनिमल है जो और किसी बायोजियोग्राफिक जोन में नहीं है पूरे इंडिया में। राइनोसेरॉस जो होता है, जिसे गेंडा कहते हैं, ठीक है, ये सिर्फ यहीं पे मिलेगा आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, ठीक है। बफेलो, एलिफेंट, स्वाम्प डियर, तो कैरेक्टरिस्टिक एनिमल याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है।
कि राइनोसेरॉस मेंशन करना जरूरी है जब भी आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एनिमल ऐसा है जो यहीं पे मिलता है पूरे इंडिया में और कहीं नहीं है। हॉक डियर, पिगनी, हॉग, हिस्पिड हेयर, हॉर्नबिल, वाटरफाउल। और राइनोसेरॉस को बेसिकली, क्योंकि ये कीस्टोन स्पीशीज भी है, कंजर्वेशन के अंदर अगली क्लास में पढ़ाऊंगा तो कीस्टोन स्पीशीज बताऊंगा मैं आपको क्या करते जाता है। जैसे इंडिया में जब भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात की जाती है तो टाइगर कंजर्वेशन को आगे रखा जाता है कि टाइगर कंजर्व कर रहे हैं, सेव टाइगर प्रोग्राम, क्योंकि टाइगर क्या है, एक मेजेस्टिक एनिमल है, बड़ा एनिमल है, ठीक है, जिसके बारे में कुछ यू केयर, सब देखना चाहते हैं, अरे इतना बड़ा इतना खतरनाक जानवर है, हम देखना चाहते हैं, तो उसके नाम पे क्या करते हैं, एक फॉरेस्ट को कंजर्व कर दिया कि सेव टाइगर प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत हमने इस जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया, यहाँ पे कोई शिकार अलाउड नहीं है, किसी का रहना अलाउड नहीं है। तो क्या उससे सिर्फ टाइगर सेव हो रहा है, उस जंगल में रहने वाले और भी जानवर सेव हो रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज को राइनोसेरॉस को यूज करके किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, कि राइनोसेरॉस क्योंकि बड़ा जायंट एनिमल है, सब देखना चाहते हैं, सुंदर एनिमल है, बड़ा है, बहुत एक कीस्टोन स्पीशीज बना दिया बेसिकली उसको, एक फ्लैगशिप स्पीशीज बना दिया कि इसके नाम पर जंगल को कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो लास्ट जो है 10वां, वो है आइलैंड्स। तो इंडिया के अंदर 2 आइलैंड्स आते हैं मेनली, अंडमान एंड निकोबार। आइलैंड क्या है, वो रीजन जो सराउंडेड होता है चारों तरफ से समुद्र से, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्टेरोकार्पस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अमेनिया, टेलमेनेलिया, ये सारे के सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं। अंडमान पिग, निकोबार मकाक, निकोबार ट्री श्रू, निकोबार मेगापॉड, यहाँ पे मंकीज की वेराइटीज बहुत ज्यादा है और बर्ड्स की वेराइटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। टर्टल्स, क्योंकि ऑब्वियसली ओशन आइलैंड्स हैं तो वहाँ पे मरीन एनिमल्स, मरीन टर्टल्स, डॉल्फिन्स, व्हेल्स, ये भी काफी ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो जितना आज मैंने पढ़ाया, ये टॉपिक्स आपका हाफ बेसिकली चैप्टर हो गया है। बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको बता दिया, इंडिया के डिफरेंट बायोजोग्राफिक जोन्स आपको बता दिए, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको 3 टाइप की बायोडाइवर्सिटी बता दी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, और कौन सा बताया, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बता दी, 10 ज्योग्राफिक जोन्स बता दिए। नेक्स्ट क्लास में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या होता है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मेरी प्रीवियस क्लास कैंसिल हो गई थी, तो इस क्लास में मेरा चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए था, बट वी विल हैव टू रीशेड्यूल अनदर क्लास टू फिनिश द पार्ट दैट आई हैव टू टीच यू, ठीक है। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नहीं तो हो सकता है मेरा सेकेंड पार्ट कोई और टीचर पढ़ाए, बट आई विल ट्राई एटलीस्ट जो पार्ट मुझे असाइंड है वो मैं ही पढ़ाऊँ। प्रेजेंटेशंस मैं आपसे शेयर कर दूंगा, टीम्स के ही आपको शेयर कर दूंगा, वरना जो नेक्स्ट टीचर होंगे वो आपसे शेयर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।